तो फाइनली दोस्तों टू मच जो ये सीरीज है नेटफ्लिक्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है, ये फाइनली रिलीज़ होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, तो इसके बारे में मैं आगे आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। टू मच एक आगामी रोमांटिक कॉमेडी टेलीविजन सीरीज है जिसे लीना डनहम और लुइस फेल्बर ने बनाया है, जिसमें मेगन स्टाल्टर और विल शार्प मुख्य भूमिका में है। यह 10 जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। आधार: न्यूयॉर्कर जेसिका एक पूरी तरह से विनाशकारी ब्रेकअप के बाद लंदन में एक नया जीवन शुरू करती है और फेलिक्स के साथ संबंध पाती है। एक रालना: मेगन स्टाल्टर जेसिका के रूप में, विल शार्प फेलिक्स, एमिली रतजकोव्स्की पोली के रूप में, रिचर्ड ई ग्रांट, अद्वोआ अबोआ, एडेले एक्सारचोपोलोस, प्रसन्ना पुवानाराजा, रीता विल्सन, एंड्रयू रानेल्स, डेजी बेवन, डीन चार्ल्स चैपमैन, जानिजा ब्रावो, काओरी मोमोई, लियो रीच, माइकल जेगेन, रिया परलमैन, स्टीफन फ्राई, एंड्रयू स्कॉट, लीना डनहम, नाओमी वाट्स। एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। 2 मूल रिलीज की तारीख 3 एक टीबीए टेलीप्ले द्वारा लीना डनहम। कहानी द्वारा लीना डनहम और लुइस फेल्बर 10 जुलाई 2025। 2 टीबीए लीना डनहम 10 जुलाई 2025। 3 टीबीए लीना डनहम 10 जुलाई 2025। 4 टीबीए लीना डनहम 10 जुलाई 2025। 5 टीबीए लीना डनहम 10 जुलाई 2025। 6 टीबीए लीना डनहम और कोलियर मेयरसन 10 जुलाई 2025। 7 टीबीए लीना डनहम और लुइस फेल्बर 10 जुलाई 2025। 8 टीबीए लीना डनहम और मोनिका हेसी 10 जुलाई 2025। 9 टीबीए लीना डनहम 10 जुलाई 2025। 10 टीबीए लीना डनहम 10 जुलाई 2025। उत्पादन, विकास, पत्नी और पति की टीम लीना डनहम और लुइस फेल्बर ने 10 एपिसोड की श्रृंखला का कार्यकारी निर्माण किया, जिसमें डनहम ने निर्देशन किया और फेल्बर ने मूल संगीत प्रदान किया। कार्यकारी निर्माताओं में टिम बेवन, एरिक फेलनर, माइकल पी. कोहेन, सुरियन फ्लेचर जोन्स और ब्रूस एरिक कपलान भी शामिल है, जबकि कैमिला ब्रे निर्माता है। श्रृंखला का निर्माण वर्किंग टाइटल टेलीविजन के साथ साथ डनहम के गुड थिंग गोइंग बैनर द्वारा किया गया है। 4 जुलाई दिसंबर 2023 में मेगन स्टाल्टर और विल शार्प को मुख्य भूमिकाओं में पुष्टि की गई थी। 5 फरवरी 2024 में एमिली रतजकोव्स्की कथित तौर पर एक भूमिका के लिए बातचीत कर रही थीं। 6 अगले महीने एक अधिक पूर्ण कलाकारों की सूची की घोषणा की गई। 7 फिल्मांकन फरवरी 2024 में बीकंसफील्ड, बकिंघमशायर में हुआ। 8 फिल्मांकन जून 2024 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क शहर में हुआ। 9 अविश्वसनीय स्रोत, फिल्मांकन 2024 में लंदन में भी हुआ। 10 मुक्त करना, टू मच का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 10 जुलाई 2025 को होने वाला है। 2017 में डनहम ने अमेरिकन हॉरर स्टोरी कल्ट में वैलेरी सोलानास, वास्तविक जीवन की कट्टरपंथी नारीवादी और ACUM मैनिफेस्टो लेखिका का किरदार निभाया, जिसने 1960 के दशक के अंत में एंडी वारहोल की हत्या का प्रयास किया था। 10 गर्ल्स का छठा और अंतिम सीजन 16 अप्रैल 2017 को समाप्त हुआ, जिससे श्रृंखला में कुल 62 एपिसोड रह गए। 83-84 2018 वर्तमान, दूसरी पुस्तक, कैंपिंग और अन्य कार्य। 2016 से डनहम एक दूसरी पुस्तक पर काम कर रहे हैं, जिसे रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। 85 फरवरी 2018 में
एक कैजुअल रोमांस प्रोडक्शंस ने घोषणा की कि वह HBO के लिए इसी नाम की ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज की रीमेक कैंपिंग का निर्माण करेगी, जिसमें जेनिफर गार्नर मुख्य भूमिका में होंगी और डनहम और कोनर शोरन्स और लेखक होंगे। 26 जुलाई 2018 को श्रृंखला ने टेलीविजन क्रिटिक्स एसोसिएशन के वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रेस टूर में एक पैनल का आयोजन किया, जिसमें कार्यकारी निर्माता जेनी कोनर और कलाकार जेनिफर गार्नर शामिल थे। 88 अगले दिन श्रृंखला के लिए एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। 89 कैंपिंग को इसके प्रीमियर पर आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर पहले सीजन में 32 समीक्षाओं के आधार पर 10 में से 5.1 की औसत रेटिंग के साथ 28% अनुमोदन रेटिंग है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, कैंपिंग का पहला सीजन यह निर्धारित करना मुश्किल बनाता है कि सबसे कम खुश कैंपर कौन है, स्क्रीन पर या इसे देखने वाले। 90 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 26 आलोचकों के आधार पर सीजन को 100 में से 49 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 91 अगस्त 2018 में यह घोषणा की गई थी कि डनहम क्वेंटिन टारनटिनो द्वारा निर्देशित फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में दिखाई देंगे, जो 26 जुलाई 2019 को रिलीज हुई। 92 डनहम ने कैथरीन जिप्सी शेयर की भूमिका निभाई। 93 अक्टूबर 2018 में अपने संयुक्त HBO अनुबंध की समाप्ति के साथ डनहम और कोनर ने उत्पादन भागीदारों के रूप में विभाजन किया और अपनी उत्पादन कंपनी को भंग कर दिया। 94 अगस्त 2019 में डनहम ने गुड थिंग गोइंग नाम से एक नई प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसका HBO के साथ पहला लुक डील था। 95 2019 में डनहम और एलिसा बेनेट ने ल्यूमिनरी द्वारा निर्मित द सीवर्ड पॉडकास्ट नामक एक पॉडकास्ट शुरू किया। 96 2020 के कोरोना वायरस महामारी के जवाब में मार्च 2020 में डनहम ने घोषणा की कि वह सामाजिक अलगाव की प्रतिक्रिया के रूप में एक धारावाहिक उपन्यास वेरीफाइड स्ट्रेंजर्स लिखेंगी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम चिंता के समय में खुद की और पाठकों की मदद करने के लिए एक प्रतिक्रिया थी। 97 वोग वेबसाइट पर उस महीने के अंत में धारावाहिकीकरण शुरू हुआ। 99 डनहम ने HBO के इंडस्ट्री के पहले एपिसोड का निर्देशन किया और एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 100 उसी वर्ष वह जेमी बेबिट द्वारा निर्देशित द स्टैंड इन में दिखाई दीं। 101 2021 में डनहम ने सिया द्वारा निर्देशित म्यूजिक में एक छोटी भूमिका निभाई थी। 102 उन्होंने HBO मैक्स के लिए एक ड्रामाडी जेनरेशन में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 103 2022 में डनहम की दूसरी फीचर फिल्म शार्प स्टिक, जिसमें क्रिस्टीन फ्रोसेट, डनहम और जॉन बर्नथल ने अभिनय किया था, को मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था। उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म कैथरीन कॉल्ड बर्डी का निर्देशन, लेखन और निर्माण भी किया, जो वर्किंग टाइटल फिल्म्स के लिए करेन कुशमैन के इसी नाम के बच्चों के उपन्यास का रूपांतरण है। 104 105 फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 12 सितंबर 2022 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे 7 अक्टूबर 2022 को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग से पहले 23 सितंबर 2022 को अमेजन स्टूडियो द्वारा सीमित रिलीज में रिलीज किया गया था। दिसंबर 2023 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि डनहम द्वारा सहनिर्मित, लिखित, कार्यकारी निर्मित और निर्देशित एक नई श्रृंखला टू मच अगले वर्ष यूनाइटेड किंगडम में उत्पादन में प्रवेश करेगी। 106 मीडिया में डनहम कई मैगजीन कवर पर दिखाई दी है, जिनमें वोग, एले, मैरी क्लेयर, पॉपुलर मैकेनिक्स और रोलिंग स्टोन शामिल है। ग्लैमर के फरवरी 2017 के कवर के लिए डनहम ने नंगे पैर पोज देने के बाद एक असंपादित तस्वीर दिखाने और अपनी जांघों पर सेल्यूलाइट को दिखाई देने के लिए पत्रिका की प्रशंसा की। 107 108 लेनी लेटर। मुख्य लेख लेनी लेटर।
2015 में डनहम ने जेनी कोनर के साथ मिलकर लेनी लेटर की सह-स्थापना की, जो एक नारीवादी ऑनलाइन समाचार पत्र है। 7-8 लेनी लेटर को शुरू में हर्स्ट कॉरपोरेशन विज्ञापन 109 और बाद में कोंडे नास्ट द्वारा समर्थित किया गया था। 110 नियमित समाचार पत्र के अलावा लेनी लेटर ने 2015 की शरद ऋतु के दौरान एक फिक्शन अंक और एक कविता अंक प्रकाशित किया। 111 उल्लेखनीय लेखों में अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस द्वारा हॉलीवुड में लिंग वेतन अंतर के बारे में लिखा गया निबंध शामिल है। 112 और गायिका एलिसिया कीज द्वारा कम या बिल्कुल भी मेकअप न करने के उनके फैसले के बारे में लिखा गया निबंध। 113 नवंबर 2017 में डनहम और कोनर के विवादास्पद पत्र के बाद, जिसमें मुरे मिलर द्वारा ऑरोरा पेरिन्यू के यौन उत्पीड़न के आरोप की निंदा की गई थी, जिंजी क्लेमेंस ने घोषणा की कि वह अब न्यूज़लेटर में योगदान नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि डनहम का नस्लवाद सुविदित था और सभी रंग की महिलाओं से डनहम से अलग होने का आह्वान किया। 114 अक्टूबर 2018 में डनहम और कोनर ने घोषणा की कि लेनी लेटर बंद हो जाएगा। 115 कथित तौर पर ग्राहकों में गिरावट और अन्य प्लेटफार्मों पर गति बनाने में विफलता के कारण। 116 लुइस डेल्फिन अटावल्पा शाउल फेल्बर, जन्म 9 जून 1986, एक ब्रिटिश संगीतकार है। इंग्लैंड के विंचेस्टर में पेरुवियन मां और ब्रिटिश पिता के घर जन्मे फेल्बर ने 7 साल की उम्र में ब्रिटेन वापस जाने से पहले अपने शुरुआती साल पेरू और चिली में बिताए। 2-3 फेल्बर के पिता यहूदी है। 4 फेल्बर ने 17 साल की उम्र में कई अलग-अलग बैंड के साथ गिटार बजाते हुए संगीत में अपना करियर बनाना शुरू किया। 2 आजीविका वह लेबल और क्लब नाइट यंग टर्क्स के संस्थापकों में से एक है। 5-3 फेल्बर ने लव 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 पर हस्ताक्षर किए और शुगा नामक एक जोड़ी में प्रदर्शन किया और पार्टी बैंड टर्बोजिस्ट के सदस्य भी थे। 3 फेल्बर जेमी टी और बेन बोन्स के साथ खेला करते थे। 5 फेल्बर ने मिक जैगर के साथ एक गीत लिखा था जिसे बाद में विनाइल में दिखाया गया था, जो 2016 की श्रृंखला थी जिसे जैगर ने मार्टिन स्कॉर्सेसे और टेरेंस विंटर के साथ मिलकर बनाया था। 5 2020 में फेल्बर ने अटावल्पा नाम से रिकॉर्डिंग और एकल प्रदर्शन करना शुरू किया, जो उनका मध्य नाम है। अंतिम इंका सम्राट अताहुआल्पा, मृत्यु 1533 के बाद। 2-5 उन्होंने डेब्यू ईपी स्पेल्स रिलीज किया। 3 2021 में एल्बम पैटर्न्स रिलीज किया गया और इसमें महामारी के दौरान रिलीज किए गए 5 गाने शामिल है। 3 प्रत्येक अपने स्वयं के वीडियो के साथ आता है। लीना डनहम ने टक्ड इन टाइट गाने के लिए वीडियो का निर्देशन किया और इसे लंदन और अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों में एक आईफोन पर फिल्माया गया। 3 डनहम और फेल्बर ने फिल्म कैथरीन कॉल्ड बर्डी के साउंड ट्रैक पर काम किया और अपने रिश्ते पर आधारित एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। 3 व्यक्तिगत जीवन एक पारस्परिक मित्र द्वारा उन्हें ब्लाइंड डेट पर सेट करने के बाद, फेल्बर ने जनवरी 2021 में लेखिका और अभिनेत्री लीना डनहम को डेट करना शुरू किया। 6-4 सितंबर 2021 में फेल्बर ने एमिली बोडे द्वारा डिजाइन किया गया एक कस्टम ब्लू साबर सूट पहनकर इंग्लैंड में एक यहूदी समारोह में डनहम से शादी की। 2 फेल्बर लंदन, इंग्लैंड में रहते हैं। 3 संदर्भ एक और प्रारंभिक फिल्म, जिसका शीर्षक द फाउंटेन था, जिसमें उसे ओबरलिन कॉलेज के सार्वजनिक फव्वारे में अपने दांत ब्रश करते हुए बिकनी में दिखाया गया था, जो यूट्यूब पर वायरल हो गई। 34-35 बिना शर्म के कपड़े उतारने की उसकी प्रसन्नचित्त इच्छा ने दर्शकों की निंदा का कारण बना, द न्यू यॉर्कर की रेबेका मीड ने कहा। 16 डनहम को इस प्रतिक्रिया से झटका लगा और उन्होंने वीडियो को हटाने का फैसला किया। डनहम ने कहा, यूट्यूब पर सिर्फ इस बारे में टिप्पणियां थीं कि मैं कितनी मोटी हूं या कितनी मोटी नहीं हूं। मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे गूगल करें और पहली चीज
जो आपको दिखे वह यह बहस हो कि क्या मेरे स्तनों का आकार खराब है। 16 प्रेशर्स 2006, ओपन द डोर 2007, हुकर ऑन कैंपस 2007 और द फाउंटेन 2007 को टिनी फर्नीचर के साथ डीवीडी एक्स्ट्रा के रूप में रिलीज किया गया था। 36 2007 में डनहम ने nerve.com के लिए 10 एपिसोड की वेब सीरीज में अभिनय किया जिसका शीर्षक था टाइट शॉट्स। 37 38 जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन की वर्जीनिया हेफरनन ने एक मूर्खतापूर्ण धारावाहिक के रूप में वर्णित किया जिसमें बच्चे फिल्म बनाने और कलात्मक होने और हेर सारा सेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। 39 2009 में डनहम ने इंडेक्स मैगजीन की वेब सीरीज डेल्यूजनल डाउनटाउन डिवास बनाई जिसमें न्यूयॉर्क शहर के कला दृश्य का व्यंग्य किया गया था। उत्पादन अवैतनिक था, इसलिए डनहम और उसके दोस्तों ने बेबीसिटिंग और आर्ट असिस्टेंट गिग से अपने पैसे जमा किए और कुछ कैमरा गियर उधार लिए। 40 2009 में भी डनहम ने क्रिएटिव नॉनफिक्शन का प्रीमियर किया, एक कॉमेडी जिसमें वह एला की भूमिका निभाती है जो एक कॉलेज की छात्रा है जो एक पटकथा को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। 41 ऑस्टिन टेक्सास में साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में उन्हें एक साल पहले फेस्टिवल द्वारा शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने फिल्म को फिर से संपादित किया और सफलतापूर्वक फिर से प्रस्तुत किया। 42 2010 टिनी फर्नीचर के साथ सफलता। मुख्य लेख टिनी फर्नीचर। डनहम 2010 में मैरीलैंड फिल्म महोत्सव में बोलते हुए डनहम को 2010 में आई उनकी अर्धात्मकथात्मक फीचर फिल्म टिनी फर्नीचर से करियर में सफलता मिली। इस फिल्म ने साउथ बाय साउथवेस्ट म्यूजिक एंड मीडिया कॉन्फ्रेंस में बेस्ट नैरेटिव फीचर जीता और बाद में मैरीलैंड फिल्म फेस्टिवल जैसे समारोहों में प्रदर्शित की गई। 43 डनहम ने ऑरा की मुख्य भूमिका निभाई है। 16 लॉरी सिमंस डनहम की वास्तविक जीवन की मां ऑरा की मां की भूमिका निभाती है और डनहम के वास्तविक जीवन के भाई साइरस ऑरा के ऑन स्क्रीन भाई की भूमिका निभाते हैं। टिनी फर्नीचर पर अपने काम के लिए डनहम ने सर्वश्रेष्ठ पहली पटकथा के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड भी जीता। 44 45 46 टिनी फर्नीचर की सफलता ने डनहम को HBO में एक ब्लाइंड स्क्रिप्ट डील दिलाई। 47 नेटवर्क ने डनहम को अनुभवी शोरनर जेनिफर कोनर के साथ जोड़ा। कोनर ने वल्चर की जारा युआन को बताया कि वह डनहम के साथ इसलिए जुड़ी क्योंकि वह टिनी फर्नीचर की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। मुझे HBO अध्यक्ष सू नेगल से टिनी फर्नीचर की एक प्रति मिली। वास्तव में न्यू गर्ल निर्माता लिज मेरीवेदर ने मुझे इसके बारे में बताया और कहा, ओह, यह एक बेहतरीन फिल्म है। यह लड़की, वह 23 साल की है, उसने इसे लिखा, निर्देशित किया और इसमें अभिनय किया। वह पूरे समय अपने अंडरवियर में है। और मैं ऐसा था, मैं वास्तव में इसे नहीं देखना चाहता। और फिर वह ऐसा था, ओह, मेरा विश्वास करो, यह बहुत बढ़िया है। इसलिए सू ने इसे मुझे दे दिया क्योंकि उसके पास यह था। मैं, जैसे, फिल्म की प्रतियां दिया करता था। लेकिन मैंने अपने लेखन साथी के साथ संबंध तोड़ लिया था और किसी की निगरानी करने के विचार में कम दिलचस्पी नहीं थी। मैं वास्तव में ऐसा था, मैं अपनी आवाज खोजने जा रहा हूं और अपने दम पर रहूंगा। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा, ओह, टिनी फर्नीचर लड़की एक शो कर रही है, क्या आप उसकी निगरानी करना चाहते हैं? और मैंने कहा, हाँ, 1,000,000%। मुझे साइन अप करें। पूरी तरह से सहमत। 48 डनहम का सितारा तब भी काफी चमका जब डेविड केयर ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी प्रोफाइलिंग की। बाद में उन्हें जूड अपाटो से मिलवाने का श्रेय दिया गया। 49-50 अपाटो ने टिनी फर्नीचर देखी और आश्चर्यचकित थे कि डनहम ने फिल्म लिखी और निर्देशित भी की थी। अपाटो ने हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया, मैंने उन्हें ईमेल किया और बताया कि मुझे यह बहुत अच्छी लगी। पता चला कि वह HBO के लिए एक शो विकसित करने के लिए
एक सौदे पर बातचीत कर रही थी और उसकी पार्टनर जेनी कोनर थी, जिसके साथ मैंने अनडिक्लेयर्ड और कई अन्य प्रोजेक्ट पर काम किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं और मैं इसमें शामिल होने के लिए रोमांचित था। 51-2012-17 गर्ल्स और पहली किताब के साथ मुख्यधारा की सफलता। मुख्य लेख गर्ल्स टीवी सीरीज और नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। 2012 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के प्रीमियर पर डनहम की टेलीविजन सीरीज गर्ल्स को 2011 की शुरुआत में HBO द्वारा हरी झंडी दी गई थी। 2012 साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल में 3 एपिसोड दिखाए गए जिन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 53 यह श्रृंखला हन्ना होरवाथ डनहम द्वारा अभिनीत पर आधारित है, जो न्यूयॉर्क शहर में जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रही 20 वर्षीय लेखिका है। डनहम के चरित्र हन्ना के सामने आने वाले कुछ संघर्ष, जिसमें उसके माता-पिता से आर्थिक रूप से कट जाना, लेखिका बनना और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लेना शामिल है, डनहम के वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्रेरित है। डनहम बंदूक नियंत्रण 176 आप्रवासी अधिकार 177 और LGBT अधिकारों का समर्थन करते हैं। 178 2012 की शरद ऋतु में डनहम राष्ट्रपति बराक ओबामा के पुनर्निर्वाचन को बढ़ावा देने वाले एक वीडियो विज्ञापन में दिखाई दी। उन्होंने एक एकालाप दिया जो द अटलांटिक में उद्धृत एक ब्लॉग के अनुसार पहली बार मतदान करने की तुलना पहली बार सेक्स करने से करके युवा वोट प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। 179 फॉक्स न्यूज ने मीडिया रिसर्च सेंटर के लॉरेन थॉम्पसन, जनसंपर्क पेशेवर रॉन टोरोसियन और मीडिया ट्रेनर लुइस पेनेल जैसे रूढ़िवादियों की आलोचना की सूचना दी, जिन्होंने विज्ञापन को बेस्वाद, अनुचित और युवा महिला वोटों को लुभाने की चाल करार दिया। 180 इसमें एड रेंट्स के स्टीव हॉल की एक टिप्पणी शामिल थी जिसमें कहा गया था कि हर कोई इतना नाराज नहीं था। द नेशन में एरी मेलबर ने लिखा, विज्ञापन की शैली विंटेज लीना है, नुकीला और सूचित, विवादास्पद लेकिन दर्दनाक रूप से आत्मजागरूक, यौन रूप से गर्वित और सकारात्मक रूप से नारीवादी। 181 2014 में डनहम को समलैंगिक समुदाय के समर्थन के लिए पॉइंट फाउंडेशन द्वारा होराइजन अवार्ड 2014 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया था। 182 अप्रैल 2016 में उन्होंने हिलेरी क्लिंटन के समर्थन में लिखा, अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो वे वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में रहने का वचन देंगी। 184 डनहम ने एक्सेस हॉलीवुड टेप के लिए ट्रंप को फटकार लगाई। 185 ट्रंप की जीत के बाद डनहम ने लिखा कि वह कनाडा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा, मैं इस देश में, अपने देश में रहकर जीवित रह सकती हूं, लड़ने और प्यार करने के लिए और अपने आशीर्वाद की शर्मिंदगी का उपयोग सही काम करने के लिए कर सकती हूं। 186 जून 2017 में डनहम ने डेमोक्रेटिक न्यू जर्सी के गवर्नर उम्मीदवार जिम जॉनसन का समर्थन किया। 187 उस महीने के अंत में डनहम ने यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव में लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन का समर्थन किया। 188 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2006 व्यवहार जॉर्जिया लघु फिल्म लेखक और निर्देशक भी 2007 ऊना और जैक्स वीडियो संक्षिप्त 2009 शैतान का घर 911 ऑपरेटर आवाज 2009 रचनात्मक गैरकाल्पनिक साहित्य एला लेखक, निर्देशक और संपादक भी दर्शक आवाज लघु फिल्म वंश वृक्ष लेना लघु फिल्म 2010 जुलाई में छत पर गैबी कोल्बी छोटे फर्नीचर आभा निर्देशक और लेखक भी 2011 देखभाल करने वाले बरिस्ता 2012 कोई भी नहीं चलता सहलेखक सहायक पात्र एलेक्सा यह 40 है बिल्ली 2014 क्रिसमस की शुभकामना कार्सन 2015 आकाश बिली 2016 पड़ोसी 2 सोरोरिटी राइजिंग जोआन की नाव दृश्य काटे गए 189
मेरी कला मेरील। मेरा पूरा हाई स्कूल समुद्र में डूब रहा है, मेरी आवाज। 2019 वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड जिप्सी। 2020 स्टैंड इन लिसा। खरबूजा डेलिलाह कैमिया। 2021 संगीत जू के साथ फोन पर व्यवस्थापक। 2022 तेज छरी हीथ लेखक, निर्माता और निर्देशक भी। कैथरीन को बर्डी कहा जाता है, लेखक, निर्माता और निर्देशक। 2023 जूडी ब्लूम फॉरएवर स्वयं वृत्तचित्र। 2024 खजाना दया निर्माता भी। डनहम ने कहा कि गर्ल्स 1998 की HBO सीरीज सेक्स एंड द सिटी में नहीं दिखाई गई आबादी के एक हिस्से को दर्शाती है। गॉसिप गर्ल अपर ईस्ट साइड में लड़ती हुई किशोरियों की कहानी थी और सेक्स एंड द सिटी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने काम और दोस्तों को समझ लिया था और अब रोमांस और पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है। यह होलिन बीच स्पेस था जिसे वास्तव में संबोधित नहीं किया गया था, उन्होंने कहा। चर्वन पायलट जानबूझकर सेक्स एंड द सिटी का संदर्भ देता है क्योंकि निर्माता यह स्पष्ट करना चाहते थे कि गर्ल्स के पीछे की प्रेरक शक्ति यह है कि पात्र पूर्व HBO सीरीज से प्रेरित थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। चर्वन डनहम खुद कहती है कि वह उस शो का उतना ही सम्मान करती है जितना मेरी पीढ़ी की कोई भी लड़की करती है। चर्वन पहला सीजन 15 अप्रैल 2012 को HBO पर प्रीमियर हुआ और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीरीज की सराहना करते हुए लिखा कि गर्ल्स मिलेनियल पीढ़ी की सेक्स एंड द सिटी का खंडन हो सकता है, लेकिन पहला सीजन कई बार उतना ही क्रूर रूप से व्यावहारिक और निराशाजनक रूप से मजेदार था जितना कि FX पर लुई या HBO पर कर्ब योर एंथुसियाज्म। 55 टाइम के जेम्स पोनीवोजिक ने सीरीज की बहुत प्रशंसा की और इसे कच्चा, साहसी, बारीक और समृद्ध, अक्सर बेहद मजेदार कहा। 56 प्रशंसा के बावजूद श्रृंखला ने नस्लीय प्रतिनिधित्व की कमी और डनहम की लगातार ऑनस्क्रीन नग्नता पर महत्वपूर्ण आलोचना भी उत्पन्न की। 57-58 पहले सीजन में डनहम को अभिनय, लेखन और निर्देशन में उनकी भूमिकाओं के लिए 4 एमी पुरस्कार नामांकन मिले, साथ ही सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज, संगीतमय या हास्य और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, टेलीविजन सीरीज संगीतमय या हास्य के लिए 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिले। 59-60 फरवरी 2013 में डनहम गर्ल्स में अपने काम के लिए उत्कृष्ट निर्देशन, हास्य श्रृंखला के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी। 61 अप्रैल 2012 में गर्ल्स को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, इससे पहले कि पहला सीजन प्रसारित हो पाता। 62 पहले सीजन के समापन ने 1 मिलियन से अधिक दर्शकों को आकर्षित किया। 63 गर्ल्स के दूसरे सीजन को आलोचकों की प्रशंसा मिलनी जारी रही। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के डेविड विगलैन ने कहा, गर्ल्स में आवेगशील, महत्वाकांक्षी, दृढ़ निश्चयी और असुरक्षित युवा शहरी लोगों का पूरा समूह नए सीजन में फिर से संगठित हो रहा है, लेकिन समीक्षा के लिए आलोचकों को भेजे गए 4 एपिसोड में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी कृत्रिम है। 64 न्यूजरे के वर्नेगे ने कहा, तेज, होशियार, अधिक समृद्ध स्तर, विस्तृत और अभिनय। 65 एंटरटेनमेंट वीकली के केन टकर ने महसूस किया कि जैसा कि यह अपने पहले सीजन में चमकदार आंखों और घने पूंछ वाला था, गर्ल्स अब और भी अधिक चंचल, मजेदार और जोखिम भरा हो सकता है। 66 दूसरा सीजन जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक HBO पर चला, तीसरे और चौथे सीजन को बाद में नवीनीकृत किया गया। गर्ल्स का तीसरा सीजन जनवरी 2014 में 1 मिलियन से अधिक दर्शकों के साथ प्रीमियर हुआ। 67 अगले महीने डनहम ने म्यूजिकल गेस्ट द नेशनल के साथ सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड की मेजबानी की। 68 2012 के अंत में डनहम ने अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित करने के लिए रैंडम हाउस के साथ $3.5 मिलियन का सौदा किया। 69 पुस्तक नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, ए यंग वुमन टेल्स यू व्हाट शीज लर्नड नामक एक निबंध संग्रह,
सितंबर 2014 में प्रकाशित हुआ था। 70 यह अक्टूबर 2014 में द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 71 5 जनवरी 2015 को चौथे सीजन के प्रीमियर से कुछ दिन पहले गर्ल्स को 5वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 72 घटती दर्शकों की संख्या के बावजूद। 73 उस वर्ष डनहम ने टेलीविजन और फिल्म प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी ए कैजुअल रोमांस प्रोडक्शंस लॉन्च की। 74 कंपनी ने इट्स मी हिलेरी द मैन हू ड्रू एलोइस का निर्माण किया। 75 20 फरवरी 2015 को यह बताया गया कि डनहम को एबीसी ड्रामा सीरीज स्कैंडल के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका में लिया गया था, जो 19 मार्च 2015 को प्रसारित हुआ था। 76 2016 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में एवी कॉफमैन के साथ डनहम। सितंबर 2015 में डनहम ने कहा कि गर्ल्स का छठा सीजन आखिरी होने की संभावना है। 77 बाद में एचबीओ द्वारा इसकी पुष्टि की गई। 78 2016 में डनहम अपनी मां की फिल्म माई आर्ट में दिखाई दी। 79 जिसका विश्व प्रीमियर 73वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 80 उन्होंने डेश शॉ द्वारा निर्देशित 2016 की अमेरिकी एनिमेटेड टीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म माई एंटायर हाई स्कूल सिंकिंग इनटू द सी में मैरी की आवाज भी दी। 81 इसे 2016 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वैनगार्ड खंड में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। 82 डनहम ने फिल्म नेबर्स 2 सोरोरिटी राइजिंग के लिए भी दृश्य फिल्माए, लेकिन उन्हें अंतिम फिल्म से काट दिया गया। लीना डनहम बटा LINDNM बटा जन्म 13 मई 1986 एक अमेरिकी लेखिका, निर्देशक, अभिनेत्री और निर्माता है। वह HBO टेलीविजन श्रृंखला गर्ल्स 2012 से 2017 की निर्माता, लेखिका और स्टार है, जिसके लिए उन्हें कई एमी पुरस्कार नामांकन और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिले। 2-3 डनहम ने गर्ल्स के कई एपिसोड का निर्देशन भी किया और उत्कृष्ट निर्देशन कॉमेडी सीरीज के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी। 4 उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपनी आत्मकथात्मक स्वतंत्र फिल्म टिनी फर्नीचर 2010 में लेखन, निर्देशन और अभिनय से की। 2013 में डनहम को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक टाइम 100 सूची में शामिल किया गया था। 5 2014 में डनहम ने अपनी पहली पुस्तक नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल ए यंग वुमन टेल्स यू व्हाट शीज लर्न्ड जारी की। 6 2015 में गर्ल्स शोरनर जेनी कोनर के साथ डनहम ने लेनी लेटर नामक प्रकाशन बनाया, जो एक नारीवादी ऑनलाइन समाचार पत्र है। 7-8 प्रकाशन 2018 के अंत में बंद होने से पहले 3 साल तक चला। 9 डनहम कुछ समय के लिए सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और दिस इज 40 दोनों 2012 और हैप्पी क्रिसमस 2014 जैसी फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने 2016 की फिल्म माई एंटायर हाई स्कूल सिंकिंग इनटू द सी में मैरी की आवाज दी, जिसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। टेलीविजन पर गर्ल्स के अलावा उन्होंने स्कैंडल और द सिम्पसंस दोनों 2015 में अतिथि भूमिकाएं निभाई है। 2017 में उन्होंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी कल्ट में वैलेरी सोलानास का किरदार निभाया। 10 डनहम के काम, साथ ही सोशल मीडिया और साक्षात्कारों में उनकी मुखर उपस्थिति ने उनके पूरे करियर में महत्वपूर्ण विवाद, प्रशंसा, आलोचना और मीडिया जांच को आकर्षित किया है। 11-12 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डनहम का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 13-14 उनके पिता कैरोल डनहम एक चित्रकार है और उनकी मां लॉरी सिमंस एक कलाकार और फोटोग्राफर है और द पिक्चर्स जेनरेशन की सदस्य है, जो सेटअप इंटीरियर दृश्यों की अपनी तस्वीरों में गुड़िया और गुड़ियाघर के फर्नीचर के उपयोग के लिए जानी जाती है। 15-16 उनके पिता ज्यादातर अंग्रेजी वंश के प्रोटेस्टेंट है। 17
उनकी माँ यहूदी है। 18, 19, 20, 21 डनहम ने खुद को बहुत सांस्कृतिक रूप से यहूदी महसूस करने के रूप में वर्णित किया है, हालांकि यह एक यहूदी महिला के लिए कहने के लिए सबसे बड़ा क्लिच है। यहूदा अमीचाई की आधुनिक हिब्रू कविता ने उन्हें अपने यहूदी धर्म से जुड़ने में मदद की। 22, 23, 24 डनहम ने फ्रेंड्स सेमिनरी में पढ़ाई की और फिर 7वीं कक्षा में ब्रुकलिन के सेंट एन स्कूल में स्थानांतरित हो गईं, जहां उनकी मुलाकात टिनी फर्नीचर की अभिनेत्री और भविष्य की गर्ल्स की सहकलाकार जेमिमा किर्के से हुई। 25, 26 एक किशोर के रूप में डनहम ने एक स्कोलास्टिक आर्ट एंड राइटिंग अवार्ड भी जीता। 27 ओबेरलिन कॉलेज में स्थानांतरित होने से पहले उन्होंने 1 साल के लिए द न्यू स्कूल में पढ़ाई की। 28, 16 जहां उन्होंने 2008 में रचनात्मक लेखन में डिग्री के साथ स्नातक किया। 16 उनका एक छोटा भाई साइरस है, जो ब्राउन यूनिवर्सिटी से 2014 में स्नातक हुआ, जो डनहम की पहली फिल्म क्रिएटिव नॉनफिक्शन में दिखाई दिया और उनकी दूसरी फिल्म टिनी फर्नीचर में अभिनय किया। 16, 29 भाई बहनों का पालन पोषण ब्रुकलिन में हुआ और उन्होंने सलीसबरी, कनेक्टिकट में गर्मियों का समय बिताया। 30 आजीविका 2000 का दशक, ओबेरलिन कॉलेज और प्रारंभिक कार्य। ओबेरलिन कॉलेज में एक छात्र के रूप में डनहम ने कई स्वतंत्र लघु फिल्में बनाईं और उन्हें यूट्यूब पर अपलोड किया। उनकी कई शुरुआती फिल्में यौन ज्ञान के विषयों से निपटती थीं और उन्हें मम्बलकोर फिल्म निर्माण शैली में निर्मित किया गया था, एक संवादभारी शैली जिसमें युवा लोग अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बात करते हैं। 2006 में उन्होंने प्रेशर का निर्माण किया, जिसमें एक लड़की और 2 दोस्त पहली बार संभोग का अनुभव करने के बारे में बात करते हैं, जिससे डनहम का चरित्र भी ऐसा करने के लिए दबाव महसूस करता है। 31, 32 मैं फिल्म स्कूल नहीं गया, डनहम बताते हैं। इसके बजाय मैं लिबरल आर्ट्स स्कूल गया और छोटे छोटे दोषपूर्ण वीडियो स्केच बनाने, कॉमिक पहेलियों पर संक्षिप्त चिंतन करने और उन्हें इंटरनेट पर डालने का एक पाठ्यक्रम खुद पर थोपा। 33 डनहम को ऑर्गेज्म इंक, द स्टोरी ऑफ वन टेस्ट फिल्म के निर्माण के लिए आलोचना मिली है। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों का दावा है कि डनहम की प्रोडक्शन कंपनी उनकी सहमति के बिना उनकी तस्वीरों का उपयोग करने, फिल्म को अनुमति न देने के लिए नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुकदमा दायर करने, याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने और उल्लंघन का विरोध करते हुए वायरल वीडियो बनाने के लिए जिम्मेदार थी। 117, 118, 119 फिल्म कथित तौर पर व्यक्तिगत पत्रिकाओं पर आधारित है। वकीलों ने दावा किया है कि फिल्म खुद को एक वृत्तचित्र के रूप में प्रस्तुत करने के बावजूद गढ़ी गई है। 120 विवादों, इस लेख का आलोचना या विवाद अनुभाग लेख की तटस्थता से समझौता कर सकता है। कृपया वार्ता पृष्ठ पर चर्चा के माध्यम से नकारात्मक जानकारी को फिर से लिखने या अन्य अनुभागों में एकीकृत करने में मदद करें। अप्रैल 2025 डनहम ने अपनी पुस्तक नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, ए यंग वुमन टेल्स यू व्हाट शीज लर्नड में दावा किया कि उनके साथ बैरी नामक एक व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न किया था। पुस्तक में अन्य विवरण बताते हैं कि बैरी ओबेरलिन कॉलेज का एक पूर्व सहपाठी था। 121, 122, 123 पुस्तक में डनहम ने बैरी का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया है जो काउबॉय बूट पहनता था, मूछ रखता था, एक रेडियो शो होस्ट करता था, कैंपस लाइब्रेरी में काम करता था और 2005 में ओबेरलिन से स्नातक हुआ था। इस विवरण को डनहम के पूर्व सहपाठी के वकील ने अपने मुवक्किल की ओर इशारा करते हुए पर्याप्त विस्तृत बताया। डनहम ने बाद में भ्रम के लिए माफी मांगी और रैंडम हाउस ने एक अस्वीकरण के साथ पुस्तक को फिर से छापा, जिसमें एक बयान जारी किया गया। रैंडम हाउस हमारी ओर से और हमारे लेखक की ओर से भ्रम के लिए खेद व्यक्त करता है। 124 पुस्तक के अन्य अंश डनहम और उसकी बहन ग्रेस, अब साइरस, के बीच भाई बहनों के बीच यौन प्रकृति की बातचीत का वर्णन करते हैं, जो साइरस के बचपन से शुरू होती है। 125
डनहम के इन अंतःक्रियाओं के वर्णन ने बच्चों की कामुकता और यौन शोषण के बारे में कई संपादकीय लिखे। 126, 127, 128। डनहम के काम और सोशल मीडिया और साक्षात्कारों में उनकी मुखर उपस्थिति ने उनके पूरे करियर के दौरान महत्वपूर्ण विवाद, आलोचना और मीडिया जांच को आकर्षित किया है। 11, कई मौकों पर डनहम पर नस्लीय रूप से असंवेदनशील टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। 129, 130 रिलीज होने पर गर्ल्स को न्यूयॉर्क शहर की अन्यथा सांस्कृतिक रूप से विविध सेटिंग में सभी सफेद मुख्य कलाकारों के बारे में आलोचना का सामना करना पड़ा। 131, 132 हालांकि कुछ ने बताया कि कई अमेरिकी समान जाति के अन्य लोगों के दोस्त हैं और एक टोकन अफ्रीकी अमेरिकी या एशियाई अमेरिकी दोस्त जोड़ना वास्तविकता के लिए अपरिपक्व होगा। 133, डोनाल्ड ग्लोवर ने सैंडी, एक काले रिपब्लिकन और हन्ना के प्रेम रुचि के रूप में अतिथि भूमिका निभाई दूसरे सीजन के पहले 2 एपिसोड में, जिसे पहले सीजन से शुरुआती प्रतिक्रिया के जवाब में टोकनवाद के रूप में आलोचना की गई थी। 134, डनहम ने कई अवसरों पर सार्वजनिक रूप से आलोचना के बारे में बात की। इंडीवायर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं आधी यहूदी और आधी वॉस्प हूं और मैंने 2 यहूदी और 2 वॉस्प लिखे हैं। मैं जिस चीज से बचना चाहता था वह थी कास्टिंग में प्रतीकात्मकता। अगर मेरी 4 लड़कियों में से एक होती, उदाहरण के लिए अगर वह अफ्रीकी अमेरिकी होती, तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि एक अफ्रीकी अमेरिकी लड़की और एक श्वेत लड़की का अनुभव बहुत अलग होता है, लेकिन उस अनुभव में विशिष्टता होनी चाहिए जिसके बारे में मैं बात नहीं कर पाया। मैंने वास्तव में शो को अपने दिल से लिखा था और प्रत्येक किरदार मेरा एक हिस्सा था या मेरे किसी करीबी पर आधारित था, और बाद में ही मुझे एहसास हुआ कि वे 4 श्वेत लड़कियां थीं। जितना मैं कह सकता हूं कि यह एक दुर्घटना थी, यह बाद में ही था जब आलोचना सामने आई। मैंने सोचा, मैं यह सुनता हूं और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, और इस मुद्दे पर बात करना कठिन है क्योंकि मैं बस इतना करना चाहता हूं कि मैं संवेदनशील लगूं और ऐसा कुछ न कहूं जिससे किसी को डर लगे या वे और अधिक अलग-थलग महसूस करे, लेकिन मैंने कुछ ऐसा लिखा जो मेरे अनुभव के लिए बहुत विशिष्ट था, और मैं हमेशा ऐसे अनुभव को प्रस्तुत करने से बचना चाहता हूं जिसके बारे में मैं सटीक रूप से बात न कर सकूं। 135, सितंबर 2016 में डनहम ने मेट गाला में उनके साथ बातचीत के लिए एनएफएल खिलाड़ी ओडेल बेकहम जूनियर की आलोचना की। डनहम ने कहा, मैं ओडेल बेकहम जूनियर के बगल में बैठी थी और यह बहुत आश्चर्यजनक था क्योंकि ऐसा लगा जैसे उसने मुझे देखा और उसने निर्धारित किया कि मैं उसके मानकों के अनुसार एक महिला का आकार नहीं थी। वह ऐसा था, यह एक मार्शमेलो है, यह एक बच्चा है, यह एक कुत्ता है। यह मतलबी नहीं था, वह बस भ्रमित लग रहा था। माहौल कुछ इस तरह था, क्या मैं इसे चोदना चाहता हूं? क्या इसने? हाँ, इसने टक्सीडो पहना हुआ है। मैं अपने सेल फोन पर वापस जाने वाली हूं। उसने आगे कहा, ऐसा लग रहा था जैसे हमें एक साथ रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और वह सचमुच धनुष टाई में एक महिला को देखने के बजाय इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। मैं ऐसा था, इसे एथलीटों द्वारा अस्वीकार किए जाने का मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय कहा जाना चाहिए। 136, डनहम की उनकी टिप्पणियों के लिए आलोचना की गई थी, जिसे कुछ लोगों ने श्वेत अधिकार का उदाहरण माना था। 137, 138, बाद में उन्होंने अपने संवादों और विचारों के चरित्र चित्रण के लिए माफी मांगी। 139, दिसंबर 2016 में डनहम ने एक पॉडकास्ट पर घोषणा की कि वह चाहती थी कि उसका गर्भपात हो जाए, यह समझाते हुए कि वह उन महिलाओं को बेहतर ढंग से समझना चाहती थी जिन्होंने गर्भपात करवाया है। इस टिप्पणी की व्यापक रूप से असंवेदनशील के रूप में निंदा की गई थी। 140, 141, डनहम ने बाद में अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबी माफी जारी की। 142, 143, नवंबर 2017 में
डनहम ने गर्ल्स के लेखक मरे मिलर का बचाव किया, जिन पर अभिनेत्री ऑरोरा पेरिन्यू ने 2012 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जब वह 17 वर्ष की थीं। डनहम ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा, जबकि हमारी पहली प्रवृत्ति हर महिला की कहानी सुनने की है, मरे की स्थिति के बारे में हमारा अंदरूनी ज्ञान हमें आश्वस्त करता है कि दुख की बात है कि यह आरोप उन 3% हमले के मामलों में से एक है जो हर साल गलत तरीके से रिपोर्ट किए जाते हैं। 144 तत्काल प्रतिक्रिया के बाद डनहम ने उस बयान के लिए माफी मांगी और कहा कि यह इस तरह के बयान के साथ आगे आने का बिल्कुल गलत समय था और हर महिला जो आगे आती है उसे पूरी तरह से सुना जाना चाहिए और आरोपी के साथ हमारा संबंध किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके मामले की जांच करते समय की जाने वाली गणना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 144 डनहम को मिलर के बचाव के लिए हिपस्टर नस्लवादी के रूप में वर्णित किया गया था। 145 146 दिसंबर 2018 में डनहम ने कहा कि उनके पिछले बयान के विपरीत उनके पास कोई अंदरूनी जानकारी नहीं थी जो मरे को दोषमुक्त करती हो। 147 148 149 अक्टूबर 2018 में डनहम को मेलिसा फ्लेमिंग के संस्मरण ए होप मोर पावरफुल दैन द सी वन रिफ्यूजीज इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ लव लॉस एंड सर्वाइवल पर आधारित एक अनाम फिल्म की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जो डोआ अल जमेल की सच्ची कहानी का अनुसरण करती है, जो मिस्र से यूरोप भाग गई और एक जहाज की बर्बादी वाले शरणार्थी नाव के कुछ बचे लोगों में से एक बन गई। खुले पानी में कई दिन जीवित रही और केवल एक इन्फ्लेटेबल पानी की अंगूठी के साथ खुद और 2 अनाथ बच्चों का समर्थन कर रही थी। 150 स्टीवन स्पीलबर्ग और जे अब्राम्स फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार है। 151 डनहम की नियुक्ति को उन लोगों से प्रतिक्रिया मिली जिन्होंने महसूस किया कि डनहम के बजाय एक सीरियाई महिला को काम पर रखा जाना चाहिए था। 152 153 154 पत्रकार डैनियल मेडिना ने लिखा, लीना डनहम लगातार कहानी कहने को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिनिधित्व के बारे में बात करती है। फिर भी व्यवहार में उन्होंने वास्तव में उन आवाजों को ऊपर उठाने के लिए उपेक्षा दिखाई है। अब उन्हें एक सीरियाई शरणार्थी की कहानी लिखने के लिए साइन किया गया है। 155 लेखिका आलिया मालिक ने कहा, यह विचार कि लीना डनहम किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में एक सीरियाई की कहानी बताने के लिए बेहतर स्थिति में है, इसमें निहित एक तरह का पदानुक्रम है। 156 जनवरी 2022 में फिल्म के सनडांस प्रीमियर से पहले ऑटिस्टिक सेल्फ एडवोकेट और सेक्स एजुकेटर एमी ग्रेविनो ने एक ट्विटर थ्रेड पोस्ट किया जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें डनहम की फिल्म शार्प स्टिक पर एक सलाहकार के रूप में संपर्क किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें डनहम से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिलने से पहले ही भूत कर दिया गया। 157 158 इस विषय को कवर करने वाले एक वैरायटी लेख में ग्रेविनो ने दावा किया कि फिल्म की स्टार क्रिस्टीन फ्रोसेथ ने उनके किरदार सारा जो के लिए शोध करते समय उनके व्यवसाय प्रबंधक से संपर्क किया था, जिसके बारे में उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि उसमें ऐसे लक्षण प्रदर्शित हुए थे जो बताते थे कि वह ऑटिस्टिक थी। ग्रेविनो ने यह भी दावा किया कि डनहम ने व्यक्तिगत रूप से उनके काम पर शोध किया था। एक अनाम प्रवक्ता ने वैरायटी को एक बयान भी जारी किया जिसमें लिखा था, सारा जो को कभी भी न्यूरोडाइवर्जेंट महिला के रूप में नहीं लिखा गया था और नहीं उसकी कल्पना की गई थी। सारा जो के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो न्यूरोडाइवर्जेंस का सुझाव दे या उसे व्यक्त करे। ग्रेविनो ने इस बचाव का जवाब देते हुए कहा, आप यह नहीं कह सकते कि चरित्र न्यूरोडाइवर्स नहीं होने वाला है। कोडिंग अभी भी मौजूद है और यह लेखन और अभिनय विकल्पों में इस तरह से सामने आता है, भले ही इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो। उन्होंने सारा जो के शिशुकरण के लिए फिल्म की आलोचना भी की, हालांकि निर्माताओं ने इस आकलन का विरोध करते हुए कहा कि चरित्र के बच्चों जैसे गुणों को उसके द्वारा अनुभव किए गए आघात को दर्शाने के लिए शामिल किया गया था, न कि यह सुझाव देने के लिए कि वह ऑटिस्टिक थी। 157 व्यक्तिगत जीवन 2012 में डनहम ने बैंड फन के प्रमुख गिटारवादक
और ब्लीचर्स के संस्थापक जैक एंटोनॉफ के साथ डेटिंग शुरू की। 159, 160 डनहम और एंटोनॉफ दिसंबर 2017 तक साथ रहे। बाद में उन्होंने घोषणा करते हुए अलग हो गए कि अलगाव सौहार्दपूर्ण था। 161, 162 डनहम को एक बच्चे के रूप में जुनूनी बाध्यकारी विकार ओसीडी का पता चला था और 2018 तक अपनी चिंता को दूर करने के लिए एक चिंतानाशक क्लोनोपिन की कम खुराक लेना जारी रखा। 163, 164 2018 में डनहम ने बेंजोडाइजेपाइन की लत के लिए पुनर्वास में प्रवेश किया। 165 अप्रैल 2020 में उसने 2 साल की संयमता का जश्न मनाया। 166, 167, 168 फरवरी 2018 में डनहम ने एंडोमेट्रियोसिस के कारण हिस्टेरेक्टोमी कराने के अपने फैसले के बारे में वोग के लिए एक निबंध लिखा था। 169 2019 में डनहम ने खुलासा किया कि उन्हें एह्लर्स-डानलोस सिंड्रोम EDS है। 170 जुलाई 2020 में डनहम ने इंस्टाग्राम पर कोविड-19 के साथ अपने अनुभव की रिपोर्ट की क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग सामाजिक दूरी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा, लेकिन उन्हें 3 सप्ताह तक गंभीर लक्षण रहे। 171 एक पारस्परिक मित्र द्वारा उन्हें ब्लाइंड डेट पर सेट करने के बाद डनहम ने जनवरी 2021 में अंग्रेजी पेरुवियन संगीतकार लुइस फेल्बर को डेट करना शुरू किया। 172, 173, 174 सितंबर 2021 में डनहम और फेल्बर ने सोहो के यूनियन क्लब में एक यहूदी समारोह में शादी की। 174, 173 फाइंडिंग योर रूट्स के 2024 के एपिसोड से पता चला कि डनहम स्टेफन्स वैन कोटलैंड 1643 से 1700 के वंशज है, जो न्यूयॉर्क शहर के पहले मूल निवासी मेयर थे। 175 टिमोथी जॉन बेवन CBE जन्म 20 दिसंबर 1957 एक न्यूजीलैंड ब्रिटिश फिल्म निर्माता है। 2 प्रोडक्शन कंपनी वर्किंग टाइटल फिल्म्स के सहाध्यक्ष एरिक फेलनर के साथ। बेवन और फेलनर अपने दौर के सबसे सफल ब्रिटिश निर्माता है। 2017 तक उन्होंने जिन फिल्मों का सहनिर्माण किया है, उन्होंने दुनिया भर में लगभग $7 बिलियन की कमाई की है। 2017 तक वर्किंग टाइटल फिल्म्स की फिल्मों ने 12 अकादमी पुरस्कार और 39 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जीते हैं। 4, 5, 6 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बेवन का जन्म 1957 में न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में हुआ था। 7, 1 1969 से 1974 तक उन्होंने सिडकोट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 8 जो दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में उत्तरी समरसेट के विंसकॉम्बे गांव के पास मेंडिप हिल्स में एक क्वेकर बोर्डिंग स्वतंत्र स्कूल था। इसके बाद उन्होंने चेल्टेनहैम कॉलेज में दाखिला लिया। 9 जो इंग्लैंड के पश्चिम में ग्लॉस्टरशायर के स्पा शहर चेल्टेनहैम में एक बोर्डिंग स्वतंत्र स्कूल था। जीवन और कैरियर। बेवन ने 1983 में सारा रेडक्लिफ के साथ लंदन में वर्किंग टाइटल फिल्म्स की सहस्थापना की। 10 रेडक्लिफ ने 1991 में कंपनी छोड़ दी और एरिक फेलनर बेवन के साझेदार बन गए। 10 निर्माता या कार्यकारी निर्माता के रूप में बेवन की 40 से अधिक फिल्मों में फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल 1994, एलिजाबेथ 1998, नॉटिंग हिल 1999, बिली इलियट 2000, ब्रिजेट जोन्स डायरी 2001, लव एक्चुअली 2003, एटोनमेंट 2007, फ्रॉस्ट निक्सन 2008, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 2011, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग 2014 और डार्केस्ट ऑवर 2017 शामिल है। वर्किंग टाइटल अमेरिकी फिल्म निर्माताओं कोएन बंधुओं के साथ अपने दीर्घकालिक सहयोग के लिए भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने बार्टन फिंक 1991, फार्गो 1996, द हरस्कर प्रॉक्सी 1994, द बिग लेबोव्स्की 1998 और ओ ब्रदर वेयर आर्ट 2 जैसी फिल्मों का निर्माण किया है।
वर्किंग टाइटल ने 1999 में यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ कथित तौर पर $600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया, जिससे बेवन और फेलनर को अपने निवेशकों से परामर्श किए बिना $35 मिलियन तक के बजट वाली परियोजनाओं को कमीशन करने का अधिकार मिल गया। 11. बेवन वेस्ट एंड म्यूजिकल बिली इलियट के सहनिर्माता है। 12. बेवन को ब्रिटिश फिल्म उद्योग में सेवाओं के लिए 2005 के बर्थडे ऑनर्स में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (CBE) नियुक्त किया गया था। 13. 2013 में उन्हें और फेलनर को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका से थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स में डेविड ओ सेल्जनिक अचीवमेंट अवार्ड मिला। 14. फेलनर, लिसा ब्रायर, डेविड हेमैन, बारबरा ब्रोकोली और माइकल जी विल्सन के साथ उन्होंने सितंबर 2019 में लंदन स्क्रीन अकादमी की स्थापना की, जो 800 छात्रों के समूह को कैमरे के पीछे के कौशल सिखाने वाला एक छठा फॉर्म स्कूल है। 15. व्यक्तिगत जीवन। बेवन का अंग्रेजी अभिनेत्री जोली रिचर्डसन से तलाक हो चुका है। उन दोनों की एक बेटी डेजी है, जिसका जन्म 1992 में हुआ। बेवन अब एमी गैडनी से विवाहित है और उनकी एक बेटी और एक बेटा है। फिल्मोग्राफी। पतली परत। निर्माता माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट 1985। व्यक्तिगत सेवाएं 1987। सैमी और रोजी गेटलेड 1987। पेपर हाउस 1988। क्वीन और कंट्री के लिए 1988। डायमंड स्कल्स 1989। शिकागो जो और द शोगर्ल 1990। रॉबिन हुड 1991। सहनिर्माता लंदन किल्स मी 1991। मानव हृदय का मानचित्र 1992। फ्रेंच किस 1995। मूनलाइट और वैलेंटिनो 1995। लोच नेस 1996। बीन 1997। द मैचमेकर 1997। द बोरोअर्स 1997। चूहे क्या नहीं करेंगे 1998। एलिजाबेथ 1998। द हाइलो कंट्री 1998। प्लंकेट और मैकलीन 1999। हाई फिडेलिटी 2000। ब्रिजेट जोन्स की डायरी 2001। कैप्टन कोरेली का मैंडोलिन 2001। 40 दिन और 40 रातें 2002। अली जी इंडा हाउस 2002। अबाउट अ बॉय 2002। द गुरु 2002। जॉनी इंग्लिश 2003। लव एक्चुअली 2003। द कैल्शियम किड 2004। थंडरबर्ड्स 2004। विम्बलडन 2004। ब्रिजेट जोन्स द एज ऑफ रीजन 2004। द इंटरप्रेटर 2005। प्राइड एंड प्रीजुडिस 2005। नैनी मैकफी 2005। यूनाइटेड 93 2006। कैच अ फायर 2006। 66 2006। स्मोकिन एसेस 2006। हॉट फायर 2007। मिस्टर बीन हॉलिडे 2007। प्रायश्चित 2007। एलिजाबेथ द गोल्डन एज 2007। निश्चित रूप से शायद 2008। वाइल्ड चाइल्ड 2008। फ्रॉस्ट निक्सन 2008। द बोट दैट रॉक्ड 2009। स्टेट ऑफ प्ले 2009। ग्रीन जोन 2009। नैनी मैकफी और द बिग बैंग 2009। पॉल 2011। टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 2011। जॉनी इंग्लिश रीबॉर्न 2011। तस्करी 2012। बिग मिरेकल 2012। अन्ना कैरेनिना 2012। लेस मिजरेबल्स 2012। आई गिव इट ए ईयर 2013। अबाउट टाइम 2013। दुनिया का अंत 2013। क्लोज्ड सर्किट
2013। ब्रूस एरिक कपलान, जन्म 1964 या 1965, एक अमेरिकी कार्टूनिस्ट है जिनके सिंगल पैनल कार्टून अक्सर द न्यू यॉर्कर में दिखाई देते हैं। उनके कार्टून अपनी विशिष्ट सरल शैली और अक्सर गहरे हास्य के लिए जाने जाते हैं। कपलान एक पटकथा लेखक भी है और उन्होंने सीनफील्ड और 6 फीट अंडर पर काम किया है। कपलान ने अपने न्यू यॉर्कर कार्टूनिंग को द कार्टून एपिसोड के साथ सीनफील्ड में शामिल किया। 2 उन्होंने वेस्लेयन विश्वविद्यालय से स्नातक किया और प्रोफेसर जीनिन बेसिंगर के साथ वहां अध्ययन किया। 2001 में पहले सीजन के दौरान कपलान 6 फीट अंडर के दल में पर्यवेक्षक निर्माता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पहले सीजन के 2 एपिसोड द फुट और द न्यू पर्सन की पटकथा लिखी। 2002 में उन्हें दूसरे सीजन के लिए सहकार्यकारी निर्माता के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्होंने 2 और एपिसोड द इनविजिबल वूमन और द सीक्रेट लिखे। वे 2003 में तीसरे सीजन के लिए सहकार्यकारी निर्माता बने रहे और द ट्रैप नामक एक एपिसोड लिखा। 2004 में उन्हें चौथे सीजन के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्होंने 1 और एपिसोड द डेयर लिखा। उन्होंने 5वें और अंतिम सीजन के दौरान कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और अपना अंतिम एपिसोड द साइलेंस लिखा। कपलान ने श्रृंखला के लिए 7 एपिसोड लिखे। 2012 में वे HBO सीरीज गर्ल्स के सहकार्यकारी निर्माता बन गए और उनके लिए लेखन किया। पुस्तकें नो वन यू नो, ए कलेक्शन ऑफ कार्टून्स 1999, साइमन एंड शूस्टर ISBN 0684 859191, वह बिल्ली जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, 50 बिल्लियां खुलकर बताती है कि वे कैसे बनी। 2002, साइमन एंड शूस्टर ISBN 07432194449, यह एक बुरा समय है, कार्टूनों का एक संग्रह। 2004, साइमन और शूस्टर ISBN 07432522187, ग्रह पर हर व्यक्ति, छुट्टियों के लिए केवल कुछ हद तक चिंता से भरी कहानी। 2005, साइमन और शूस्टर ISBN 07432747709, किसी ने फार्ट किया। 2007, एडमंड और रोजमेरी गो टू हेल, एक कहानी जिसकी हमें अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। 2007, साइमन एंड शूस्टर ISBN 1416545492, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं भूखा हूं। 2010, राक्षस रोने वाले बच्चों को खा जाते हैं। 2010, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके लिए या आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक किताब। 2011, साइमन और शूस्टर ISBN 978 14165566923, मैं एक बच्चा था, एक संस्मरण। 2015, ब्लू राइडर प्रेस ISBN 978 0399169519, वे दूसरे रास्ते पर चले गए। 2024, हेनरी होल्ट एंड कंपनी ISBN 978 12503 70334, 6 फीट अंडर एपिसोड, द फुट 2001, द न्यू पर्सन 2001, अदृश्य महिला 2002, द सीक्रेट 2002, द ट्रैप 2003, द डेयर 2004, द साइलेंस 2005, सीनफील्ड एपिसोड, द मर्व ग्रिफिन शो 1997, द कार्टून 1998। इससे पहले रतजकोव्स्की को 2 अन्य संगीत वीडियो में कास्ट किया गया था। ताओ क्रूज द्वारा फास्ट कार 41, जिसे 5 नवंबर 2012 को रिलीज किया गया था, 42 और मरून 5 का लव समबडी 4, जिसे ब्लरड लाइन्स के 2 महीने बाद रिलीज किया गया था। 4, 16 जनवरी को शूट किया गया लव समबडी 43 और ब्लरड लाइन्स दोनों का निर्माण 2013 में हुआ था। 4, 44, लव समबडी का वीडियो 21 मई 2013 को जारी किया गया था। 45,
रिच ली द्वारा निर्देशित। इसमें नंगे सीने वाले एडम लेविन को अपने हाथों से रतजकोव्स्की पर पेंट रगड़ने के लिए उल्टा ग्रीन स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। जैसे ही वे स्पर्श करते हैं, वे एक दूसरे को प्रकट करते हैं। 46-47 थिके ने रतजकोव्स्की के ट्वीट्स कवर को देखा था, जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स की बी शापिरो ने सुश्री रतजकोव्स्की की एक कलात्मक रूप से बनाई गई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के रूप में वर्णित किया था, जिसमें वह अपने घुटनों को अपनी छाती से सटाकर पूरी तरह से नग्न बैठी हुई थीं और निर्देशक डायने मार्टेल को ब्लरड लाइन्स संगीत वीडियो में उन्हें लेने के लिए राजी कर लिया। मार्टेल को लगा कि वह फोटो में स्मार्ट और बेहद खूबसूरत लग रही थीं। 13 रतजकोव्स्की ने शुरुआत में भूमिका को अस्वीकार कर दिया। उन्हें डर था कि उन्हें एक संगीत वीडियो मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 13 लेकिन मार्टेल ने उन्हें मना लिया। 34 वीडियो 20 मार्च 2013 को जारी किया गया था। 28 मार्च को थिके ने एक स्पष्ट संस्करण पोस्ट किया। 49 जिसमें टॉपलेस रतजकोव्स्की थीं। 30 ब्लड लाइन्स विवादास्पद था। इसके वीडियो को महिलाओं के कथित अपमान के लिए सेक्सिस्ट कहा गया था। 51 और कुछ को लगा कि इसके बोल बलात्कार को बढ़ावा देते हैं। 52-53 अन्य लोग इससे असहमत थे। 54-55 यह दावा करते हुए कि गीत महिला शक्ति और यौन स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। 56 मार्टेल ने रतजकोव्स्की के प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा, यह बहुत ही मजेदार और सूक्ष्म रूप से उपहास करने वाला है। 51 रतजकोव्स्की ने वीडियो को सेक्सिस्ट नहीं माना। 30 और दावा किया कि निर्माताओं ने हास्य और व्यंग्य के उपयोग के माध्यम से कुछ ऐसा लिया जो कागज पर वास्तव में सेक्सिस्ट और स्त्री विरोधी लग रहा था और इसे और अधिक दिलचस्प बना दिया। 57-58 उसने कहा कि गीत ने मुझे आज नारीवाद के बारे में और सामान्य रूप से पॉप संस्कृति में महिलाओं के बारे में जो कुछ महसूस हुआ उसे कहने का मौका दिया। 22 रतजकोव्स्की ने वस्तुकरण महसूस नहीं किया और यौन तरीके से प्रदर्शन का आनंद लिया। 59 वीडियो में नग्नता पर दिया गया ध्यान। उन्होंने कहा, यह दर्शाता है कि अमेरिका उतना आगे नहीं बढ़ा है जितना उसे होना चाहिए था। 22 और उनका मानना है कि समाज कामुकता को दबाता है, जो दोनों लिंगों के लिए बुरा है। रतजकोव्स्की ने ब्लरड लाइन्स में अपनी भागीदारी को एक स्पष्ट और उचित नारीवादी क्षण के रूप में मूल्यांकन किया, जिस पर उनके 2021 के संस्मरण माई बॉडी में पुनर्विचार किया गया। थिके और रतजकोव्स्की के बीच एक अब तक दबी हुई बातचीत का वर्णन किया गया था, जिसमें थिके ने रतजकोव्स्की द्वारा सेट पर उनके खर्च पर दिए गए ध्यान से हताशा और आक्रोश से पैदा हुए रतजकोव्स्की की सहमति के बिना उसके स्तन को पकड़ लिया, जिससे एमिली डर गई और शूटिंग कुछ समय के लिए रुक गई। क्योंकि रतजकोव्स्की ने जवाबी कार्रवाई नहीं की और क्योंकि थिक को किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं ठहराया गया, रतजकोव्स्की ने अपने संस्मरण में इस घटना को फिर से दोहराया ताकि इस जटिल विचार को स्पष्ट किया जा सके कि शूट महिला शक्ति का वास्तविक दावा था, हालांकि शायद केवल पुरुष के इशारे के परिणामस्वरूप। जो महिलाएं सुंदरता से अपनी शक्ति प्राप्त करती थीं, वे उन पुरुषों की ऋणी थीं जिनकी इच्छा ने उन्हें पहली जगह में अपनी शक्ति प्रदान की थी। उस एक इशारे के साथ रॉबिन थिक ने सेट पर सभी को याद दिलाया कि हम महिलाएं वास्तव में प्रभारी नहीं थीं। मैं किराए की पुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी। 61 ब्लड लाइन्स और रतजकोव्स्की का संबद्ध वीडियो प्रदर्शन सामाजिक राजनीतिक विवादों से परे प्रमुख था। यह गीत कनाडा, 62 आयरलैंड, 63 नीदरलैंड, 64 न्यूजीलैंड, 65 और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में संगीत चार्ट पर 2013 का नंबर 1 गीत बन गया। 66 हालांकि वर्ष के अंत में यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर दूसरे स्थान पर। 67 गीत के लगातार 12 सप्ताह नंबर 1 पर रहने से यह दशक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला नंबर 1 गीत बन गया, जब तक कि अपटाउन फंक ने 2015 में लगातार 14 सप्ताह नंबर 1 पर नहीं बिताए। 68 यह गीत कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे और अपील के कारण भी खबरों में रहा। 70 71 72 सफलता
और प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। ब्लरड लाइन्स वीडियो ने रज्जकोव्स्की को कुख्याति दिलाई। 30 विशेष रूप से एक सेक्स प्रतीक के रूप में। 73 अक्टूबर 2013 में एस्क्वायर पत्रिका ने ऑनलाइन प्रशंसक वोट फाइनलिस्ट जेनिफर लॉरेंस पर रज्जकोव्स्की को वुमन ऑफ द ईयर नामित किया। 74 उस दिसंबर में रोलिंग स्टोन पत्रिका ने उन्हें अपने 20 सबसे हॉट सेक्स प्रतीकों में सूचीबद्ध किया। 73 फरवरी 2014 में स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड पत्रिका ने रज्जकोव्स्की को 50वीं वर्षगांठ स्विमसूट अंक रूकीज में से एक के रूप में नामित किया। 75 अप्रैल में एफएचएम ने उन्हें दुनिया की चौथी सबसे सेक्सी महिला का दर्जा दिया। 76 मैक्सिम पत्रिका ने रज्जकोव्स्की को अपनी 2014 हॉट 100 सूची में 62वें स्थान पर शामिल किया। 77 78 रज्जकोव्स्की जुलाई 2013 में सीआर फैशन बुक के कवर पर थीं, जिसमें ब्रूस वेबर द्वारा खींची गई कार्ली क्लॉस और पुरुष मॉडलों के साथ कामुक दृश्य शामिल थे। 13 30 80 24 जून को वह जुलाई 2014 के अमेरिकी जीक्यू कवर स्टोरी में टॉपलेस दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें माइकल थॉम्पसन ने खींची थीं। 81 82 रिटेलर लैंड्स एंड में विवाद हुआ, जिसके कुछ ग्राहकों को यह मुद्दा मुफ्त में मिला। कुछ ग्राहकों ने कामुक छवियों पर आपत्ति जताई, जिससे लैंड्स एंड के सीईओ एडगर ह्यूबर को माफी मांगनी पड़ी। 83 ऊपर से लाल लिपस्टिक के साथ एक श्यामला कोकेशियान का चित्र। रज्जकोव्स्की ने लव एडवेंट 2014 के 16वें दिन के लिए फोटो खिंचवाई। गॉन गर्ल के 26 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर के कुछ दिनों बाद 84-85 रताजकोव्स्की कॉस्मोपॉलिटन के नवंबर 2014 अंक के लिए कवर मॉडल बन गईं। 86-30 अक्टूबर 2014 को वह कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस्ड वारफेयर लाइव एक्शन ट्रेलर में टेलर कित्सच के साथ दिखाई दीं। 87-88 रताजकोव्स्की फरवरी 2015 एफएचएम कवर पर दिखाई दीं। 89 लेकिन उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना किया गया था। 90-91 एफएचएम ने जवाब दिया कि हमें तस्वीरें इतनी पसंद आईं कि हमने एक को अपने फ्रंट कवर पर चिपका दिया। 92 रताजकोव्स्की ने 2015 की फिल्म एंटोरेज में खुद के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में सहाभिनय किया। 34-93 एड्रियन ग्रेनियर के चरित्र विंसेंट चेज की प्रेमिका की भूमिका निभाई। 94 उनके प्रदर्शन को द हॉलीवुड रिपोर्टर की शेरी लिंडेन द्वारा कम सम्मोहक से लेकर द फिलाडेल्फिया इंक्वायरर के स्टीवन री द्वारा अद्भुत यथार्थवाद तक की आलोचनात्मक टिप्पणी मिली। 95-96 ग्रांटलैंड के मॉरिस ने तीखे व्यंग्य के साथ उनकी भूमिका और प्रदर्शन का वर्णन किया। 97 उन्हें 2015 की मिनिसीरीज द स्पॉयल्स बिफोर डाइंग में एजेंट डे के रूप में भी कास्ट किया गया था, जो श्रृंखला में देर से दिखाई दी। 98-99 100 उनके प्रदर्शन की द एवी क्लब की एमिली एल स्टीफंस द्वारा अनुकूल समीक्षा की गई। 101 102 103 रताजकोव्स्की ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका जैक एफ्रॉन के विपरीत वी आर योर फ्रेंड्स में अर्जित की। 104 अगस्त 2015 में रिलीज एक संगीतमय ड्रामा था और यह फिल्म के यूरोप और उत्तरी अमेरिका के प्रचार दौरे का हिस्सा था। 105 11 अगस्त के लंदन प्रीमियर से शुरू होकर 106 107 इस दौरे ने उन्हें एक स्टाइल आइकन के रूप में स्थापित किया, क्योंकि उन्होंने विभिन्न स्रोतों से कई सर्वश्रेष्ठ पोशाक वाले उद्धरण अर्जित किए। 108 109 उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉपआउट सोफी की भूमिका निभाई। 110 जो एफ्रॉन के चरित्र की प्रेम रुचि और वेस बेंटले के चरित्र की प्रेमिका निजी सहायक थी। 111 उनके प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली। द रैप के अलोंसो डुराल्डे ने भूमिका को पतला बताया, जैसा कि बोस्टन ग्लोब के टाय बूर ने कहा। 112 113 बूर ने कहा कि रताजकोव्स्की का प्रदर्शन बेहद नीरस था। 112 जबकि बिलीफनेट की नेल मिनो ने कहा कि वह अभिनय से ज्यादा पोजिंग करती है। 114
डेली न्यूज के जॉर्डन हॉफमैन ने रतजकोव्स्की के प्रदर्शन को अद्भुत और मधुर बताया। 115 द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन और ग्रांटलैंड के मॉरिस ने रतजकोव्स्की के लयबद्ध नृत्य कौशल और सेक्स अपील का उल्लेख किया, जैसा कि पहले ब्लरड लाइन्स में देखा गया था। 116 117 वी आर योर फ्रेंड्स के रिलीज होने के समय रताजकोव्स्की ग्राजिया फ्रांस, 118 ब्रिटिश GQ, 119 हार्पर बाय हार्पर बाजार, 120 इन स्टाइल UK, 121 और इन स्टाइल ऑस्ट्रेलिया, 122 के कवर पर दिखाई दी और साथ ही 2015 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी भूमिका निभाई। 123 124 ब्रिटिश GQ कवर स्टोरी की तस्वीर मारियो टेस्टिनो ने ली थी, जिन्होंने पत्रिका की वेबसाइट के लिए रताजकोव्स्की की एक लघु फिल्म का निर्माण किया था। 59 125 इसके तुरंत बाद 17 सितंबर 2015 को उन्होंने स्प्रिंग समर 2016 न्यूयॉर्क फैशन वीक के समापन समारोह में मार्क जैकब्स के लिए रनवे की शुरुआत की। 126 127 इस उपस्थिति ने 2015 के वोग के 12 ब्रेकआउट ब्यूटी स्टार्स में उनकी नंबर 1 लिस्टिंग में योगदान दिया। 128 फॉल विंटर 2016 फैशन के लिए रतजकोव्स्की ने 9 मार्च 2016 को म्यू म्यू के लिए पेरिस फैशन वीक रनवे पर वॉक किया। 129 130 उन्होंने छोटे और अधिक सुडौल मॉडलों के लिए बाधाओं को तोड़ने की इच्छा व्यक्त की है, टिप्पणी करते हुए, आपको सफल मॉडल बनने के लिए 5-9 और एकअप होने की आवश्यकता नहीं है। 131 एमिली ओहारा रतजकोव्स्की 4/RAET KASKI/RAT KOW स्की 5 पोलिश RATAJKFSKI जन्म 7 जून 1991 6 एक अमेरिकी मॉडल और अभिनेत्री है। लंदन में अमेरिकी माता-पिता के घर जन्मी और कैलिफोर्निया के एंसिनिटास में पली बड़ी, उन्होंने छोटी उम्र में फोर्ड मॉडल्स के लिए अनुबंध किया। उनका मॉडलिंग डेब्यू कामुक पत्रिका ट्रीट्स के मार्च 2012 के अंक के कवर पर हुआ था, जिसके कारण उन्हें कई संगीत वीडियो में देखा गया, जिसमें रॉबिन थिक का ब्लरड लाइन्स भी शामिल है, जिसने उन्हें वैश्विक प्रसिद्धि दिलाई। 7 रतजकोव्स्की की फीचर फिल्म की शुरुआत फिल्म गॉन गर्ल 2014 में बेन एफ्लेक के किरदार की मालकिन के रूप में सहायक भूमिका थी। वह 2014 और 2015 के स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्विमसूट इश्यू में दिखाई दी और 2015 में न्यूयॉर्क फैशन वीक में मार्क जैकब्स के लिए अपने पेशेवर कैटवॉक मॉडलिंग की शुरुआत की। वह पेरिस फैशन वीक और मिलान फैशन वीक के रनवे पर भी चल चुकी है। अपने अंतर्राष्ट्रीय वोग कवर और उच्च फैशन अभियानों के लिए Model.com उन्हें नई पीढ़ी के सुपरमॉडल में से एक के रूप में दर्जा देता है। 8 रतजकोव्स्की प्लान्ड पेरेंटहुड की प्रवक्ता के रूप में महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों की पैरोकार है। एक स्वपहचान वाली नारीवादी के रूप में रतजकोव्स्की को यौन अभिव्यक्ति पर अपने विचारों के लिए समर्थन और आलोचना दोनों मिली है। उनका निबंध संग्रह माई बॉडी नवंबर 2021 में मेट्रोपॉलिटन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर सूची में था। 9-10 प्रारंभिक जीवन एमिली ओहारा रताजकोव्स्की का जन्म 7 जून 1991 6 को वेस्टमिंस्टर, लंदन में हुआ था, जो अमेरिकी स्कूल टीचर कैथलीन एनी बाल्गली और जॉन डेविड जेडी रताजकोव्स्की की इकलौती संतान थीं। 11, 12, 13 उनका पालन पोषण कैलिफोर्निया के सैन डिएगो उपनगर एंसिनिटास में हुआ था। 14, 15 पूर्णकालिक मॉडलिंग करने के लिए पढ़ाई छोड़ने से पहले उन्होंने 1 साल के लिए UCLA में पढ़ाई की। 16 उनके पिता का पालन पोषण रोमन कैथोलिक हुआ, जबकि उनकी मां यहूदी है। 11 रताजकोव्स्की ने कहा है कि वह जातीय रूप से खुद को पोलिश इजरायली के रूप में पहचानती है। 5 क्योंकि उनके पूर्वजों ने मध्य यूरोप से अलियाह बनाया था। 17 उनका आयरिश वंश भी है। 18 उन्होंने अपनी युवावस्था के दौरान ग्रीष्मकाल बेंट्री, काउंटी कॉर्क, आयरलैंड और सेंट जोआन, मेलोर्का,
स्पेन में बिताया, जहां परिवार छुट्टियां मनाता था। 19-20 मॉडलिंग से पहले रतजकोव्स्की ने फुटबॉल, अभिनय और बैले की कोशिश की। 4 उन्होंने एक बच्चे और युवा किशोर के रूप में कुछ स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लिया। 21 अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान फोटोग्राफी और कला में नग्न महिला आकृति के संपर्क में, जिसमें उनके पिता का काम और हेलमुट न्यूटन और हर्ब रिट्ज की फोटोग्राफी शामिल थी, ने रतजकोव्स्की को नग्न काम के लिए तैयार किया। उसने कहा है, हमारे पास पुरुषों की यह संस्कृति है, विशेष रूप से पोर्नोग्राफी देखते हैं, लेकिन फिर एक क्लासिक नग्न चित्र या तस्वीर से नाराज होते हैं, और मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। 22 वह तीसरी लहर नारीवाद और नाओमी वुल्फ द्वारा द ब्यूटी मिथ और प्रोमिस्क्यूटीज जैसे कार्यों से भी प्रभावित थीं। 23 आजीविका, प्रारंभिक अभिनय और संगीत वीडियो प्रदर्शन। कोकेशियान श्यामला की काले और सफेद साइड व्यू फोटो, जिसमें वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में अपने घुटनों को छाती से लगाए बैठी है। मार्च 2012 के अंक 3 के कवर पर राताजकोव्स्की की छवि ही वह छवि है जिसके कारण उन्हें ब्लड लाइन्स वीडियो में लिया गया। एक अभिनय कोच से प्रोत्साहन के साथ राताजकोव्स्की ने एक प्रतिभा एजेंट से मुलाकात की और उसके साथ हस्ताक्षर किए, जिसने फोर्ड मॉडल से संपर्क किया। 24 उसी दिन। 25 उसने 14 साल की उम्र में फोर्ड के साथ हस्ताक्षर किए और कोहल और नॉर्डस्ट्रॉम के लिए किशोर प्रिंट कैटलॉग मॉडलिंग करने लगी। 15 साल की उम्र में राताजकोव्स्की ने डिज्नी और आईकार्ली भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। 25 लेकिन उसे अक्सर एक धमकाने वाली या चीयरलीडर के रूप में टाइपकास्ट किया जाता था और बड़ी भूमिकाएं नहीं मिलती थीं। 26 लॉस एंजिल्स में मॉडलिंग और अभिनय करने के दौरान उन्होंने एनकिनिटास के एक हाई स्कूल, सैन डिएगुइटो अकादमी में भाग लिया। 26 2 नॉनडिस्क्रिप्ट मूवी भूमिकाओं के बाद। 27 उसके मैनेजर ने उसे तब तक अभिनय में कोई भी काम करने से मना किया जब तक कि वह अधिक चयनात्मक नहीं हो जाती। 26 रतजकोव्स्की ने 2009 में एक वर्ष के लिए यूसीएलए में भाग लिया और पूर्णकालिक मॉडलिंग करने का निर्णय लेते हुए पढ़ाई छोड़ दी। 13 बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें यूसीएलए स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में ललित कला की शिक्षा मनमाना और उनकी कलात्मक अवधारणाओं के साथ संघर्ष में लगी और उन्हें बिरादरी में जाने में मजा नहीं आया। 28 फोटोग्राफर टोनी दुरान के साथ अभियानों और संपादकीय के बाद। 18 रतजकोव्स्की ने अधिक फैशन संपादकीय की शूटिंग शुरू की और कलात्मक इरोटिका पत्रिका ट्रीट्स के कई शुरुआती मुद्दों के लिए पोज दिया, जिसमें मार्च 2012 में इसके तीसरे अंक का कवर भी शामिल है। 29 वह उस कवर को 2 अनचाहे, हाई प्रोफाइल संगीत वीडियो भूमिकाएं दिलाने का श्रेय देती है। 31 रतजकोव्स्की ने बाद में निकॉन और कार्ल्स जूनियर। 33 उन्होंने पत्रिकाओं के लिए नग्न और कपड़े पहने कला मॉडलिंग भी की। 34 जिसमें जोनाथन लेडर के साथ मई 2012 की शूटिंग शामिल है। 36 साथ ही हॉलीवुड के फ्रेडरिक के लिए काम किया। 37 2012 की छुट्टी का वीडियो और 2011 का वैलेंटाइन वीडियो जिसमें रतजकोव्स्की कंपनी के लिए दिखाई दिए। कंपनी के यूट्यूब चैनल पर सबसे लोकप्रिय वीडियो में से है। 38 रतजकोव्स्की ने मार्च 2013 के जीक्यू टर्की कवर के लिए फोटोग्राफर टोनी केली के साथ काम किया। 39 रतजकोव्स्की रॉबिन थिक, टीआई और फेरेल विलियम्स के 2013 के वीडियो ब्लरड लाइन्स में दिखाई दिए। 40 तो दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट में बनाई गई है। मेन बेस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब कर बनाया गया है। आप इसे एक तरह से हिंदी, इंग्लिश और भी कई लैंग्वेजों में देख पाओगे। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसकी आपको बताई दी है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।